हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं दिनेश यादव और एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्पार्टेंस लर्निंग मीडिया पर। तो आज हम लोग लेक्चर 15 देखेंगे सॉलिड स्टेट का। इस लेक्चर में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड। तो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज को हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखें, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज आप लोग हेडिंग डाल लें अपनी अपनी नोटबुक निकाल के। मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स। सबसे पहली बात है, इनके अंदर मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज कहां से आती है, ठीक है ना। तो छोटी छोटी बातें मैं बताता हूं आपको। ईच सबस्टेंस, मेरे साथ लिखते चलिए, ईच सबस्टेंस has magnetic properties associated with it। प्रत्येक सबस्टेंस क्या रखता है अपने पास, एक मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, ठीक है ना। सेकंड हम लोग जानेंगे the origin of these properties lies in electrons। ये सभी प्रॉपर्टीज कहाँ लाई करती हैं, एटम के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं उन इलेक्ट्रॉन्स में। द ओरिजिन ऑफ दिस प्रॉपर्टी लाइज इन इलेक्ट्रॉन्स। थर्ड पॉइंट समझेंगे, ईच इलेक्ट्रॉन इन एन एटम बिहेव्स लाइक अ टिनी मैग्नेट। प्रत्येक इलेक्ट्रॉन जो होता है वो किस तरीके से बिहेव करता है, टिनी मैग्नेट की तरीके से। इट्स मैग्नेटिक मूवमेंट originated from two types of motion। मैंने पढ़ा ईच सबस्टेंस हैज अ मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज एसोसिएटेड विद इट। द ओरिजिन ऑफ दिस प्रॉपर्टीज लाइज इन इलेक्ट्रॉन। ईच इलेक्ट्रॉन इन एन एटम बिहेव्स लाइक अ टिनी मैग्नेट। इट्स मैग्नेटिक मूवमेंट ओरिजिनेटेड फ्रॉम टू टाइप्स ऑफ मोशन। वो दोनों टाइप के मोशन कौन कौन से होते हैं? फर्स्ट वन इज ऑर्बिटल मोशन। ऑर्बिटल मोशन around the nucleus। second, its spin। एक स्पिन मोशन होता है। इट्स स्पिन अराउंड इट्स ऑन एक्सिस। दो टाइप के मोशन होते हैं, एक ऑर्बिटल मोशन और स्पिन मोशन, ठीक है ना। देखते हैं, ये मान लो मैंने एक न्यूक्लियस लिया और ये इसकी ऑर्बिट है और ऑर्बिट पे यहाँ पे कोई इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है इस डायरेक्शन में। अगर इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में रिवॉल्व करेगा पर्टिकुलर सेल के अंदर, तो इलेक्ट्रॉन एक चार्ज पार्टिकल होता है, तो करंट हमेशा इसकी अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो करेगा। आपको पता है, ठीक है ना। और फिजिक्स में आपने पढ़ रखा है फ्लेमिंगो का लेफ्ट हैंड रूल, लेफ्ट थंब
रूल जो पढ़ा है उसमें क्या पढ़ा है हम लोगों ने कि जो मैग्नेटिक मूवमेंट होगा वो किस तरीके से दिखाई देगा हमें, इस डायरेक्शन में। तो हम इसको इस तरीके से रिप्रेजेंट कर दे रहे हैं, दिस इज द मैग्नेटिक मूवमेंट। मैग्नेटिक मूवमेंट, दिस इज एटॉमिक न्यूक्लियस, एटॉमिक न्यूक्लियस। ये हुआ ऑर्बिटल मोशन, ऑर्बिट के अंदर इलेक्ट्रॉन मोशन कर रहा है, दिस इज द ऑर्बिटल मोशन। स्पिन मोशन अगर देखना है तो हम क्या करेंगे, एक इसी इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन इस तरीके से रिवॉल्व कर रहा है, ठीक है ना, और ये हमारा मैग्नेटिक मूवमेंट है, मैग्नेटिक मूवमेंट, ठीक है ना। और इस अपनी ही एक्सिस में, ऑन एक्सिस में जो इलेक्ट्रॉन है, जो इलेक्ट्रॉन है वो अपनी ऑन एक्सिस में क्या कर रहा है, रिवॉल्व, अपनी एक्सिस के अराउंड, मतलब कि ऑर्बिट में तो कर ही रहा, और जिस अपनी एक्सिस के अराउंड भी ये क्या करता है, मूवमेंट करता है अपनी स्पिन। तो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ स्पिन, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ स्पिन। बात को समझें, मैंने यहाँ क्या बताया आपको, each substance has a magnetic properties associated with it. The origin of these properties lies in electrons. Each electron in an atom behaves like a tiny magnet, and its magnetic movement originated from two types of motion. First one is orbital motion and second one is spin around its own axis. ठीक है ना। तो ये दो तरीके से मोशन करता है, जिस वजह से क्या होगा, each ऐसे लिख सकते हैं, इलेक्ट्रॉन बीइंग अ चार्ज पार्टिकल, बीइंग अ चार्ज पार्टिकल एंड undergoing these motion and undergoing these motions, ये दोनों motions, these motions can be considered as a small loop of current, a small loop of current which causes a magnetic movement, which causes a magnetic movement। बात को समझ ले, मैंने लिखा each substance has a magnetic properties associated with it. The origin of these properties lies in the electron. Each electron in an atom behaves like a tiny magnet. प्रत्येक सब्सटेंस एक मैग्नेटिक प्रॉपर्टी एसोसिएट करता है, और इसका जो ओरिजिन होता है वो क्या होता है, इस प्रॉपर्टीज का इलेक्ट्रॉन्स, एटम्स के अंदर प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन्स इसके लिए क्या होते हैं, ओरिजिन का काम करते हैं। ईच इलेक्ट्रॉन इन एन एटम, प्रत्येक एटम के अंदर जितने भी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, प्रत्येक इलेक्ट्रॉन जो होता है वो किस तरीके से बिहेव करता है, टिनी मैग्नेट की तरीके से। इट्स मैग्नेटिक मोशन जो होता है, मैग्नेटिक मूवमेंट जो होता है वो डिपेंड करता है या ओरिजिनेटेड फ्रॉम द टू टाइप्स ऑफ मोशन, ऑर्बिटल मोशन अराउंड द न्यूक्लियस, ये ऑर्बिट के अंदर इलेक्ट्रॉन है तो दिस इज ऑर्बिटल मोशन अराउंड द न्यूक्लियस, एंड द स्पिन, इट्स स्पिन अराउंड इट्स ऑन एक्सिस, ये इसकी खुद की एक एक्सिस है, इसके अराउंड भी ये क्या करेगा, मूवमेंट करेगा, ठीक है। और जिस ऑर्बिट के अंदर उस ऑर्बिट में भी ये क्या करेगा, मूवमेंट करेगा। इलेक्ट्रॉन बीइंग अ चार्ज पार्टिकल एंड अंडरगोइंग दीज प्रॉपर्टीज कैन बी कंसीडर्ड एज अ लूप ऑफ करंट, दीज प्रॉपर्टी कैन बी कंसीडर्ड एज अ लूप ऑफ करंट विच कॉजेज अ मैग्नेटिक मूवमेंट। इस वजह से हम लोग देखते हैं कि मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड, तो सॉलिड के अंदर मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज की वजह मैंने बताई कि एक्चुअल वजह क्या है, ठीक है ना। पेपर में ऐसा कुछ पूछा नहीं जाएगा, ये तो आपके नॉलेज के लिए है,
बात आती है छोटी सी कि जितने भी मैग्नेटिक मूवमेंट होते हैं, एवरी मैग्नेटिक मूवमेंट जो होता है उसको हम लोग मेज़र करते हैं, वो किस में करते हैं? बोहर मैग्नेट्रॉन में। किस में करते हैं? मैग्नीट्यूड ऑफ द मैग्नेटिक मूवमेंट इज़ वेरी स्मॉल। मैग्नीट्यूड ऑफ द, मैं यहाँ पे बता दे रहा हूँ आपको, मैग्नीट्यूड ऑफ द magnetic movement is very small and is measured in the unit बोहर मैग्नेट्रॉन। किस में करेगा? बोहर मैग्नेट्रॉन। म्यू भी किसको रिप्रेजेंट करता है? म्यू भी किसको रिप्रेजेंट करता है? म्यू भी रिप्रेजेंट करता है बोहर मैग्नेट्रॉन। आपने फिजिक्स में भी पढ़ रखा होगा बोहर मैग्नेट्रॉन। एक्चुअल जो बोहर मैग्नेट्रॉन होता है, ठीक है ना, वन बोहर मैग्नेट्रॉन, तो बोहर मैग्नेट्रॉन किसके इक्वल होता है? हम लोग जानते हैं 9.27 इंटू 10⁻⁻24 एम्पियर मीटर स्क्वायर के इक्वल होता है। कहाँ से आता है आप लोग जानते हो? EH/4πmc। इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग निकालते हैं। हेयर E इज द चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, H इज द प्लैंक कांस्टेंट, M इज द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड C इज द वेलोसिटी ऑफ लाइट। जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ से एक वैल्यू आएगी 9.27 इंटू 10⁻⁻24 एम्पियर मीटर स्क्वायर। क्या वैल्यू आएगी? एम्पियर मीटर स्क्वायर। तो एक बार फिर से देखें मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड। सॉलिड जो है मैग्नेटिक प्रॉपर्टी कैसे एसोसिएट करते हैं? तो ईच एंड एवरी सब्सटेंस हैज अ मैग्नेटिक properties associated with it. The origin of these properties lies in the electron, and each electron in an atom behaves like a tiny magnet. Its magnetic movement originated from two types of motion. First one is orbital motion, second one is spin motion. Orbital motion around the nucleus and spin motion around its own axis. Electron being a charged particle and undergoing these properties can be considered as a loop of current, which pauses as a magnetic movement, and the magnitude of the magnetic movement is very small and is measured in the unit of Bohr magnetron, and one Bohr magnetron equal EH/4πmc। जब वैल्यू रखेंगे मास ऑफ इलेक्ट्रॉन की, प्लैंक कांस्टेंट की, सभी कांस्टेंट वैल्यू हैं, वेलोसिटी ऑफ लाइट की, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन की, तो इस तरीके से आप यहाँ पे ये चार्ज E क्या है? चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है, और M मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। इस चीज को ध्यान रखना। E चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, M मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, C वेलोसिटी ऑफ लाइट एंड H इज द प्लैंक कांस्टेंट। वैल्यू आप जानते हैं प्लैंक कांस्टेंट की क्या होती है? 6.6 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड। तो इन सभी वैल्यू को जब आप रखेंगे तो आपको एक वैल्यू प्राप्त होगी, वन बोहर मैग्नेट्रॉन इक्वल 9.27 इंटू 10⁻⁻24 एम्पियर मीटर स्क्वायर। ठीक है, आप इस छोटी चीज को स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मैं इसको रफ करने जा रहा हूं। अब ऑन द बेसिस ऑफ मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज सॉलिड कैन बी क्लासिफाइड इनटू 5 कैटेगरी। फर्स्ट वन इज पैरामैग्नेटिक, सेकंड वन इज डायामैग्नेटिक, थर्ड वन इज फेरोमैग्नेटिक, फोर्थ इज एंटी फेरोमैग्नेटिक एंड फिफ्थ लास्ट वन इज फेरीमैग्नेटिक प्रॉपर्टीज। एक एक करके देखते हैं। अब देखेंगे प्रॉपर्टीज वाइज इनको। ऑन द बेसिस ऑफ देयर मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज दीज आर क्लासिफाइड इनटू 5 कैटेगरी। 5 कैटेगरी कौन कौन सी है? पहली पैरामैग्नेटिक प्रॉपर्टी है, सेकंड वन इज डायामैग्नेटिक, थर्ड फेरोमैग्नेटिक, फिफ्थ फोर्थ एंटी फेरोमैग्नेटिक एंड फिफ्थ फेरीमैग्नेटिक। तो पैरामैग्नेटिक जो प्रॉपर्टी है उस फिनोमेना को हम पैरामैग्नेटिज्म भी बोलते हैं। तो पैरामैग्नेटिज्म क्या होता है? ऐसे सबस्टेंसेस जो मैग्नेटिक फील्ड में वीकली अट्रैक्ट होते हैं। तो दीज आर दो सबस्टेंसेस विच आर वीकली अट्रैक्टेड बाय द मैग्नेटिक फील्ड। जो मैग्नेटिक फील्ड द्वारा कैसे होते हैं? वीकली अट्रैक्ट होते हैं। तो दीज सबस्टेंसेस आर वीकली अट्रैक्टेड बाय द मैग्नेटिक
फील्ड। सेकंड पॉइंट क्या कहता है, दे आर मैग्नेटाइज्ड इन द मैग्नेटिक फील्ड इन द सेम डायरेक्शन। ये मैग्नेटाइज होते हैं मैग्नेटिक फील्ड के अंदर सेम अलाइनमेंट में, सेम डायरेक्शन में। एंड लूज देयर मैग्नेटिज्म इन द एब्सेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। जब मैग्नेटिक फील्ड की एब्सेंस कर देंगे तो ये अपनी मैग्नेटिज्म खो देते हैं, ठीक है ना, मैग्नेटिज्म। दीज सबस्टेंसेस हैव वन और मोर देन वन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। ये ऐसे सबस्टेंस होते हैं जिन पे कम से कम एक या एक से ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होना अनिवार्य है, ठीक है ना। जैसे मैंने Fe3+ लिया तो आयरन क्या होता है, एटॉमिक नंबर 26 होता है, और 26 की अगर कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे तो क्या आती थी 3d6 4s2। अगर मैं यहाँ से 3+ चार्ज है तो ये क्या बता रहा है कि इसके आउटर मोस्ट शेल से 3 इलेक्ट्रॉन लूज करा दिए गए, तो 4s2 से 2 गए, 3d6 से 1 गया तो 3d5। अब d के पास 5 ऑर्बिटल होते हैं, प्रत्येक के पास एक एक है, तो ये स्ट्रांगली कैसा होगा, पैरामैग्नेटिक कैरेक्टर। अगर पांचों के 5 ऑर्बिटल में क्या है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो स्ट्रांगली कैसा होगा, पैरामैग्नेटिक। तो यहाँ पे प्रत्येक के पास क्या होगा, एक या एक से ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे, ठीक है। बात आती है डायामैग्नेटिज्म की, तो दीज आर द सबस्टेंसेस विच आर वीकली रिपेल्ड बाय द मैग्नेटिक फील्ड। यहाँ था वीकली अट्रैक्टेड बाय, यहाँ है वीकली रिपेल्ड बाय। ये ऐसे सबस्टेंस होते हैं जो मैग्नेटिक फील्ड जब अप्लाई कराते हैं, मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करते हैं, तो वहाँ पे ये क्या करते हैं, रिपल्सन करते हैं, ठीक है। दीज आर द सबस्टेंसेस विच आर वीकली रिपेल्ड बाय द मैग्नेटिक फील्ड एंड दे आर वीकली मैग्नेटिज्म इन अ मैग्नेटिक फील्ड। ये सभी क्या होते हैं, मैग्नेटिक फील्ड में वीकली मैग्नेटाइज्ड होते हैं, और ये होते थे इन द सेम डायरेक्शन, ये होते हैं इन अ अपोजिट डायरेक्शन। दीज सबस्टेंसेस, ये क्या कहते थे, पैरामैग्नेटिज्म में बोलते थे कि ये दीज आर दो सबस्टेंस विच हैव वन और मोर देन वन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, बट इन द डायामैग्नेटिज्म दीज आर द सबस्टेंसेस विच हैव ऑलवेज पेयर्ड इलेक्ट्रॉन। कैसे इलेक्ट्रॉन होंगे, पेयर्ड। पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन कैंसिल देयर मैग्नेटिक मूवमेंट। जो पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं वो कैंसिल क्या कर देते हैं, मैग्नेटिक मूवमेंट, एंड दे लूज देयर मैग्नेटिक कैरेक्टर। और क्या कर देते हैं, जैसे ही मैग्नेटिक मूवमेंट जीरो होगा, क्योंकि जितने भी इलेक्ट्रॉन होंगे वो सभी ऑर्बिटल में कैसे होंगे, अपोजिट स्पिन में होंगे, एक क्लॉकवाइज एक एंटी क्लॉकवाइज, तो ये इसकी मैग्नेटिक मूवमेंट को क्या कर देते हैं, कैंसिल आउट कर देते हैं एक दूसरे के साथ, और इस तरीके से इसका डायपोल मूवमेंट जीरो हो जाता है, तो मैग्नेटिक कैरेक्टर कैसा हो जाता है, लूज हो जाता है। ये सभी इसके एग्जाम्पल्स हैं। एग्जाम्पल्स को आपको थोड़ा ध्यान रखना है, ठीक है ना। पैरामैग्नेटिज्म, अगर बोर्ड एग्जाम में पूछा जाए तो आपको इतना सब नहीं लिखना। अगर पूछे पैरामैग्नेटिज्म क्या होता है तो बोलोगे दीज आर दोज प्रॉपर्टी इन विच द सबस्टेंस आर वीकली अट्रैक्टेड बाय द मैग्नेटिक फील्ड। डायामैग्नेटिज्म क्या होता है, दीज आर दोज प्रॉपर्टी इन विच द सबस्टेंसेज आर वीकली रिपेल्ड बाय द मैग्नेटिक फील्ड। इतना इनफ है, ठीक है। एक बार स्क्रीनशॉट ले लें आप लोग, मैं रफ करने जा रहा हूँ। हम लोग देखेंगे थर्ड प्रॉपर्टीज, फेरोमैग्नेटिज्म। तो फेरोमैग्नेटिज्म अगर पेपर में आपको डिफाइन करने को आता है तो क्या बोलोगे, दीज आर द प्रॉपर्टी इन विच द सबस्टेंसेज आर द स्ट्रांगली अट्रैक्टेड बाय अ मैग्नेटिक फील्ड। लिखा है ना, द सबस्टेंसेज आर द स्ट्रांगली अट्रैक्टेड बाय अ मैग्नेटिक फील्ड। और इस टाइप के सॉलिड मटेरियल के अंदर मैग्नेटिज्म लूज नहीं होती है, चाहे हम मैग्नेटिक फील्ड, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाइड ना करें या रिमूव करा दें। तो लिखा है इन दिस सॉलिड मटेरियल दे डू नॉट लूज देयर मैग्नेटिज्म आइदर व्हेन द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड इज रिमूव्ड। चाहे मैग्नेटिक फील्ड हटा दिया जाए, ठीक है ना। आप लोगों ने देखा है कई सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जहाँ पे क्या कहते हैं, जैसे मान लो आयरन है, आयरन में क्या किया, उसको मैग्नेटिक फील्ड में रखा तो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो करता है, और अगर मैग्नेटिक फील्ड हटा भी दिया जाए तो भी कुछ समय तक उसके अंदर मैग्नेटिक कैरेक्टर रहता है, मतलब वो मैग्नेटिज्म की मैग्नेटिक की तरीके से बिहेव करेगा, ठीक है ना। तो वही लिखा है इन दिस सॉलिड मटेरियल दे डू नॉट लूज द मैग्नेटिज्म व्हेन द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड इज रिमूव्ड। इसमें कुछ खास बात है कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, आयरन, कोबाल्ट और निकल, ये तीन ऐसे एलिमेंट होते हैं जो शो करते हैं पैरामैग्नेटिक प्रॉपर्टी एट रूम टेम्परेचर। आयरन, cobalt, nickel are the three elements and shows ferromagnetism at room temperature, ठीक है ना। तो यहाँ पे फेरोमैग्नेटिज्म है, पैरा लिख गया है यहाँ, फेरोमैग्नेटिज्म एट रूम टेम्परेचर,
ठीक है ना। अब बात करता हूं मैं CrO2 की। तो CrO2 जो है एक फेरोमैग्नेटिक मटेरियल है जिसका हम लोग यूज करते हैं मैग्नेटिक टेप, और इसका और किस में यूज करते हैं, मैग्नेटिक टेप के लिए या टेप रिकॉर्डिंग के लिए, ठीक है ना। तो ध्यान रखना, आयरन कोबाल्ट निकेल आर द 3 एलिमेंट विच शोज फेरोमैग्नेटिक properties at room temperature, and the CrO2 oxide of chromium which are also a ferromagnetism, and these are used for the recording tape or magnetic tape, है ना। इन फेरोमैग्नेटिक सॉलिड, ये आपका एक सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है बोर्ड एग्जाम के लिए। अलाइनमेंट ऑफ द मैग्नेटिक मूवमेंट इज इन द सेम डायरेक्शन। जो इनके मैग्नेटिक मूवमेंट का अलाइनमेंट होता है डोमेन्स का, वो किस डायरेक्शन में होता है, एक ही डायरेक्शन में होता है। तो इस चीज को आप ध्यान रखना, जैसे प्लस माइनस ये सब एक ही डायरेक्शन में है। तो अगर ये सेम डायरेक्शन में है, एक ही डायरेक्शन में है, तो ये किस तरीके के मैग्नेटिक मूवमेंट को शो करेंगे, फेरोमैग्नेटिज्म प्रॉपर्टी शो करेंगे। तो ध्यान रखना, अगर बोर्ड एग्जाम में आपसे पूछा जाता है फेरोमैग्नेटिज्म प्रॉपर्टी के बारे में, तो फेरोमैग्नेटिज्म क्या होता है, दीज आर द प्रॉपर्टीज इन विच द सॉलिड सबस्टेंसेज आर द स्ट्रांगली अट्रैक्टेड बाय अ मैग्नेटिक फील्ड। फॉर एग्जाम्पल आयरन, कोबाल्ट, निकेल, गैडोलियम, CrO2, दीज ऑल आर द एग्जाम्पल ऑफ द फेरोमैग्नेटिज्म। ध्यान रखने वाली बात क्या है कि इन दिस टाइप ऑफ सॉलिड मटेरियल they do not lose their magnetic property even when the external magnetic field is removed. Iron, cobalt, nickel are the 3 elements shows ferromagnetism at room temperature, and the CrO2 are also the ferromagnetism which are used as a magnetic tape and also used for the recording, ठीक है। In ferromagnetic solid, alignment of the magnetic movement is in the same direction, and example iron, cobalt, nickel, gadolinium and CrO2। अलाइनमेंट को ध्यान रखना, अगर आपके पास कभी कभार क्या होता है एग्जाम में डायग्राम बन के आएगा तो उनके अलाइनमेंट को चेक करना, अगर एक ही डायरेक्शन में है तो ये किस टाइप की प्रॉपर्टी शो करेंगे, फेरोमैग्नेटिक प्रॉपर्टीज को, ठीक है। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, मैं रफ करने जा रहा हूँ। अब हम लोग देखेंगे फोर्थ और फिफ्थ प्रॉपर्टी को, एंटी फेरोमैग्नेटिज्म एंड फेरीमैग्नेटिज्म। सबसे पहले देखते हैं एंटी फेरोमैग्नेटिज्म। दीज आर दो सबस्टेंसेस व्हिच हैव डोमेन स्ट्रक्चर लाइक अ सिमिलर टू द फेरोमैग्नेटिक सबस्टेंस, बट देयर डोमेन स्ट्रक्चर ओरिएंटेड कैसे होंगे, अपोजिटली ओरिएंटेड एंड कैंसिल आउट ईच अदर मैग्नेटिक मूवमेंट। मतलब इन ऐसे सबस्टेंस जिनके डोमेन्स जो होते हैं वो फेरोमैग्नेटिक सबस्टेंस की तरीके से होते हैं, बट डोमेन स्ट्रक्चर अपोजिटली ओरिएंटेड, जिनका अलाइनमेंट होता है वो कैसा होगा, अपोजिट डायरेक्शन, एक क्लॉकवाइज तो एक एंटी क्लॉकवाइज। देयरफॉर ये क्या करते हैं, मैग्नेटिक मूवमेंट क्या करते हैं, कैंसिल आउट कर देते हैं। क्या मतलब है कि जैसे मैंने इसका अलाइनमेंट रखा, सपोज करो ये क्लॉकवाइज है, दूसरा हम कैसे लेंगे, एंटी क्लॉकवाइज, फिर क्लॉकवाइज, फिर एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। तो इससे क्या होगा, ये क्या करेंगे, इनके मैग्नेटिक मूवमेंट को, एक दूसरे के मैग्नेटिक मूवमेंट को क्या कर देंगे, कैंसिल आउट। ये इसके मैग्नेटिक मूवमेंट को कैंसिल आउट करेगा, तो यहाँ पे जो नेट डायपोल मूवमेंट होता है वो कितना होता है, नेट डायपोल मूवमेंट इज 0। कितना होता है नेट डायपोल मूवमेंट, 0, ध्यान रखिएगा। और फेरोमैग्नेटिक की बात आई तो फेरोमैग्नेटिक में जो डायपोल मूवमेंट होता है वो कैसा होता है, मैक्सिमम डायपोल मूवमेंट रखेगा, क्योंकि उसी के सभी अलाइनमेंट कैसे थे, सब सेम डायरेक्शन में थे, ठीक है। तो यहां बोलेंगे दो सबस्टेंस व्हिच हैव सेम डोमेन स्ट्रक्चर लाइक अ फेरोमैग्नेटिक सबस्टेंस, बट डोमेन स्ट्रक्चर अपोजिटली ओरिएंटेड एंड कैंसिल आउट ईच अदर मैग्नेटिक मूवमेंट। फॉर एग्जांपल MnO, NiO, V2O3। MnO एक अकेला ऐसा एग्जांपल है ज्यादा सबसे ज्यादा पूछा जाता है, ठीक है, तो उसको ध्यान रखें, ठीक है। अलाइनमेंट आपको देखने को मिल जाएगा, इक्वल नंबर में है, ठीक है, एक अगर क्लॉकवाइज है तो एक एंटी क्लॉकवाइज है, तो ये एक दूसरे को कैंसिल आउट करते हुए दिखेंगे आपको, ठीक है। अब बात करते हैं फेरीमैग्नेटिज्म की। तो इट इज ऑब्जर्व व्हेन द मैग्नेटिक मूवमेंट ऑफ द डोमेन इन द सबस्टेंस इज अलाइंड एज पैरेलल एंड एंटी पैरेलल, पैरेलल एंड एंटी पैरेलल इन अ अनइक्वल नंबर।
जो इनका अलाइनमेंट होता है मैं आपको दिखाऊं तो इसमें कैसे होता है, ठीक है ना, ये इस तरीके से है। तो यहाँ पे पैरेलल होगा, अगर मान लो एक क्लॉकवाइज है तो हो सकता है दो एंटी क्लॉकवाइज हो सकता है फिर दो क्लॉकवाइज हो। तो यहाँ पे जो अलाइनमेंट है डोमेन्स का वो कैसा है, अनइक्वल नंबर में है, अनइक्वल नंबर में है। तो इसका मतलब यहाँ पे जो नेट डायपोल मूवमेंट होगा वो कभी भी जीरो के इक्वल नहीं होगा। अगर ये इससे कैंसिल आउट होगा, ये इससे कैंसिल आउट होगा, पर ये बचेगा, मतलब कुछ ना कुछ वहां पे मैग्नेटिक मूवमेंट, डायपोल मूवमेंट की वैल्यू रहेगी। तो नेट डायपोल मूवमेंट डज नॉट इक्वल जीरो, ठीक है ना। फिर समझ लें एंटी फेरोमैग्नेटिज्म क्या होते हैं, द सबस्टेंसेस व्हिच हैव डोमेन स्ट्रक्चर सिमिलर टू द फेरोमैग्नेटिज्म but domain structure oppositely oriented and cancel out each other magnetic movement। यहाँ पे डायपोल मूवमेंट क्या होगा, जीरो, क्योंकि ये एक दूसरे को कैसे कर देंगे, कैंसिल आउट। तो इनका अलाइनमेंट ध्यान रखना, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। बट यहाँ पे ये पैरेलल एंटी पैरेलल डायरेक्शन में, पैरेलल एंटी पैरेलल होते हैं एक दूसरे के, बट अनइक्वल नंबर में होते हैं। कैसे होते हैं, अनइक्वल नंबर में। तो इट इज ऑब्जर्व व्हेन द मैग्नेटिक मूवमेंट ऑफ द डोमेन इन द सबस्टेंस आर अलाइन्ड in parallel and anti-parallel in the unequal number। और एक खास बात लिखा है, they are weakly attracted by the magnetic field as compared to the ferromagnetic substance। ferromagnetic substance क्या होते थे, मैग्नेटिक फील्ड में strongly attract होते हैं, ये weakly attract होते हैं। और दोनों की कंपैरिजन में बात हो रही है तो फेरोमैग्नेटिक की अपेक्षा जो फेरी मैग्नेटिज्म होते हैं वो मैग्नेटिक फील्ड द्वारा कैसे होते हैं, वीकली अट्रैक्ट होते हैं, ठीक है। दोनों की कंपैरिजन कौन वीकली अट्रैक्ट होता है, फेरी मैग्नेटिज्म। फॉर एग्जांपल Fe3O4 ये मैग्नेटाइट होता है, आयरन का ऑक्साइड, ये क्या होता है, मैग्नेटाइट। और जो फेराइट्स होते हैं वो उनमें आपका MgFe2O4 या ZnFe2O4 ये दोनों फेराइट्स, ठीक है। तो ये दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ द फेरी मैग्नेटिज्म। अब मैं इसी के साथ आपको इसको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, मैं रफ कर रहा हूं। बच्चों के दिमाग में डायपोल मूवमेंट की थोड़ी सी बात आ रही है, तो मैं अगर डायपोल मूवमेंट्स के बारे में बताऊं तो जल्दी से देखें डायपोल मूवमेंट्स। डायपोल मूवमेंट्स हम लोग फर्स्ट ईयर में भी निकालना सीखे थे। डायपोल मूवमेंट्स को हम लोग म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं और यहाँ पे इसका फॉर्मूला क्या होता है, N+2 बोहर मैग्नेटॉन। तो अभी वन बोहर मैग्नेटॉन किसके इक्वल था, EH/4πmc, दैट मीन्स 9.27 × 10⁻24 एम्पियर मीटर स्क्वायर के। तो यहाँ पे बोहर मैग्नेटॉन को लेके चलें, N क्या है यहाँ पे, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, क्या है, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। जैसे मैंने एक एग्जांपल लिया, फॉर एग्जांपल Fe में +3 की बात कर ले रहा हूँ। तो यहाँ पे अगर मुझसे कोई कहता है कि इसमें डायपोल मूवमेंट इसके लिए कैलकुलेट करो, ठीक है, तो Fe3 का अगर मुझे डायपोल मूवमेंट निकालना है तो Fe3 के लिए देखते हैं फॉर एग्जांपल। तो Fe आयरन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, अगर मुझे इसके केस के लिए डायपोल मूवमेंट को कैलकुलेट करना है तो Fe का एटॉमिक नंबर 26 होता है। अगर कॉन्फ़िगरेशन की मैं बात करूं तो कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा इसका, लास्ट में 4s2n3d6। अगर मैं 3 इलेक्ट्रॉन को Fe3+ की मैं बात करूं तो इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, इसका कॉन्फ़िगरेशन 4s0, आउटर मोस्ट सेल में से 2 इलेक्ट्रॉन गए, 1 इलेक्ट्रॉन इसके इनर सेल में से गया, तो यहाँ पे क्या आएगा 3d5। अब 3d5 को अगर देखूं तो ये क्या रिप्रेजेंट करता है कि जो आयरन है वो थर्ड पीरियड का है, डी ऑर्बिटल डी ब्लॉक का है। और अगर डी सब सेल में कितने ऑर्बिटल होते हैं, 5 ऑर्बिटल होते हैं, आपको पता है 1 2 3 4 एंड 5। तो 5 इलेक्ट्रॉन आपके हैं, सिंगल सिंगल आपने हुंस रूल पढ़ रखा फर्स्ट ईयर में। तो यहाँ पे पांचों के पांचों कैसे हैं, अनपेयर्ड हैं। अगर पांचों के 5 अनपेयर्ड हैं तो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने आए, 5। तो देयर डायपोल मूवमेंट्स कितना हो जाएगा, यहाँ पे रखेंगे 5 + 2, तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ पे रखेंगे 5 + 2, तो ये कितना हो जाएगा बताइए मेरे को, अंडर रूट के अंदर 5 × 7 दैट इज √35, नियर अबाउट 36 का स्क्वायर रूट होता है, किसका होता है, 6 का स्क्वायर रूट होगा 6, 36 का, तो 35 का क्या होगा 5.85 के समथिंग आ जाएगा, इतना बोहर मैग्नेट। अगर मैं एक और एग्जांपल की बात करूं, आप लोग जल्दी से इसको स्क्रीनशॉट ले लें। अगर मैं एक और एग्जांपल की बात करूं, सपोज करो मैंने लिया Cr क्रोमियम। अब मैं क्रोमियम 3+ की अगर बात करूं तो
तो क्रोमियम का क्या होता है, 24 क्रोमियम होता है। तो क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे 4s2 3d 4s1 3d5, बताया था एक्सेप्शनल केस है। वजह क्या है, आपको पता है कि जो हाफ फील्ड होती है वो मोर स्टेबल होती है। हाफ फील्ड बनाने के चक्कर में ये कैसा होता है 4s1 3d5 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको पता है, ठीक है ना। ये एक्सेप्शनल केस में आता था कॉपर और ये। तो यहाँ पे अगर मैंने देखा 3+ है, 3+ का मतलब आप समझ गए, क्रोमियम 3+ अगर है तो यहाँ पे मेरे को बताइए, अगर मैं 3+ आयन लेके चल रहा हूँ तो यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से गया, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे गए, तो इसका मतलब इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा 4s0, अगर 2 यहाँ से गए 3d3 बचा। तो यहाँ 3d3, डी के पास कितने ऑर्बिटल हैं, अगर मैंने देखा डी के पास 1 2 3 4 5 ऑर्बिटल होते हैं, 3 इलेक्ट्रॉन है 1 2 3, तो यहाँ पे तीनों के तीनों कैसे अनपेयर्ड हैं। अगर मैं 3 यहाँ पे रखूँगा 3 + 2 5 5 3 या 15 नियर अबाउट 16, तो कितना आ जाएगा 3.89 के समथिंग आ जाएगा, ठीक है। तो डायपोल मोमेंट कितना आ जाएगा 3.89 बोहर मैग्नेट। इसी तरीके से आप कोई भी निकाल सकते हैं। सपोज करो मैं Fe2+ लेके चल रहा हूँ, Fe2+, ठीक है। अगर मैं बात करूं, कोई भी एग्जांपल लेके चल सकते हो, तो अभी Fe3+ लिया था, तो आयरन में हमने एटॉमिक नंबर 26 होता क्या देखा था, कॉन्फ़िगरेशन 4s2 3d6। अगर मैं Fe2+ की बात करूं तो अब कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, 2 इलेक्ट्रॉन केवल जाने हैं, तो दोनों इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट शेल से गए, तो अभी 3d में कितने 6 हैं। अब 3d6 के लिए अगर देखेंगे तो d के पास 5 ऑर्बिटल हैं, 1 2 3 4 5, तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 एंड 6 है ना। तो यहाँ पे मैंने देखा अब अनपेयर्ड कितने हैं, केवल 4, तो 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। तो डायपोल मोमेंट क्या हो जाएगा, यहाँ पे रखेंगे 4 + 2, तो यहाँ पे 4 और यहाँ 4 + 2 कितना हो जाएगा 6, तो ये कितना होगा 24, नियर अबाउट कितना आ जाएगा 25, दैट मीन्स 4.89 बोहर मैग्नेट या 85 बोहर मैग्नेट। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, नेट डायपोल मोमेंट। अब डायपोल मोमेंट में ध्यान रखना, अभी मैं एक चीज़ और बता दूँ आपको जल्दी से, फेरा हो, डाया हो, फेरो हो, फेरी हो या एंटी फेरो हो, ध्यान रखना फेरो में हम लोगों ने फेरोमैग्नेटिज्म, तो फेरोमैग्नेटिज्म में जो अलाइनमेंट होता है वो कैसा होता है, एक ही डायरेक्शन में होता है। डोमेन सभी किस में होती हैं। अब बात आई ये डोमेन क्या होता है, तो मेटल आयंस ग्रुप टुगेदर इनटू द इन अ रीजन, मेटल आयन ग्रुप टुगेदर इन अ स्मॉल रीजन, दैट इज कॉल्ड डोमेन। मेटल आयन अगर किसी स्मॉल रीजन में एक साथ है, किसी भी डायरेक्शन में हो, ठीक है ना, मेटल आयन ग्रुप टुगेदर इन अ स्मॉल रीजन, मेटल आयन ग्रुप टुगेदर इन अ स्मॉल रीजन, दिस रीजन इज कॉल्ड डोमेन, ठीक है। तो ये क्या कहलाता है, स्मॉल रीजन, डोमेन। तो यहाँ पे मैंने कहा इनका अरेंजमेंट कैसा होता है, अलाइनमेंट सेम डायरेक्शन में होता है। अगर मैं बात करूँ एंटी फेरो की, अगर मैं एंटी फेरो मैग्नेटिज्म की बात करूँ तो यहाँ पे अलाइनमेंट कैसा होता था, ये फेरो की तरीके से होता था, बट कैसे होता था, एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देने वाला मैग्नेटिक मूवमेंट इसका 0 आता था। तो यहाँ पे नेट डायपोल मूवमेंट क्या होगा, मैक्सिमम, यहाँ सबसे मैक्सिमम होगा नेट डायपोल मूवमेंट। और अगर मैं बात करूँ यहाँ पे, तो ये कैंसिल आउट करते हुए होते थे अलाइनमेंट, एक दूसरे को कैंसिल आउट, तो यहाँ पे डायपोल मूवमेंट कैसे आएगा, नेट डायपोल मूवमेंट 0। और अगर मैं बात करूँ फेरी की, फेरी मैग्नेटिज्म में पैरेलल और एंटी पैरेलल डायरेक्शन में अलाइनमेंट होता है डोमेन्स का। तो इस टाइप के अरेंजमेंट में एक दूसरे को कैंसिल आउट भी करेंगे, बट कोई ना कोई तो बचेगा, क्योंकि एक अनइक्वल नंबर में प्रेजेंट है, यहाँ पे इक्वल नंबर में प्रेजेंट होते हैं। तो जब कोई चीज फेरी की बात करी जाए, फेरी मैग्नेटिज्म, तो यहाँ फेरी मैग्नेटिज्म में एक मान लो 2 पेयर क्लॉकवाइज हैं, एक एंटी क्लॉकवाइज है, फिर एक क्लॉकवाइज है, 2 एंटी क्लॉकवाइज हैं, तो ये अनइक्वल नंबर में होते हैं। तो अगर ये इससे कैंसिल आउट हुआ, ये सपोज करो इससे कैंसिल आउट हुआ, तो आप ध्यान रखना कि कोई ना कोई ऐसा अनइक्वल नंबर में है, तो यहाँ पे जो मैक्सिमम डायपोल नेट डायपोल मूवमेंट होता है वो कभी भी 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। तो ये चीज़ ध्यान रखना, यहाँ पे मैक्सिमम होता है फेरो में, एंटी फेरो में नेट डायपोल मूवमेंट 0 होता है, और ये ऐसे। तो इनके अलाइनमेंट पेपर्स में आएंगे, आपको बताया जाएगा, पहचानो किस टाइप की प्रॉपर्टी को शो कर रहा है, ठीक है। तो आज हमने अपना 15th लेक्चर कंप्लीट किया, थियोरेटिकल पोर्शन मैक्सिमम कंप्लीट हो चुका है अपना इन सभी लेक्चर्स में। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में एनसीईआरटी की एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। एक्सरसाइज के प्रत्येक क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। कई सारे क्वेश्चंस हम लोग पीछे न्यूमेरिकल्स में करके आए हैं, फिर भी एक्सरसाइज के पर्टिकुलर एक एक क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। आप कायदे से नोट्स बनाते रहिए और घर पे पढ़ाई जरूर करते रहिए, ठीक है ना। घर में
ही रहें, सुरक्षित रहें, मुस्कुराते रहें, ठीक है ना, स्वस्थ रहें। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।